हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एसएसटी हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 को। और क्लास 7 के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। तो क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो समाज था वह वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। तो बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। ब्राह्मणों ने जो नियम सुझाए थे उसको। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। इससे क्या हुआ कि ऊंच और नीच और गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। क्या हुआ? दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज जो था ज़्यादा जटिल हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज के बारे में। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। तो क्या हुआ? उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाए गए सामाजिक नियम थे उनको नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी बंधन से जुड़े होते थे। तो प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य थे वह नातेदारी बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक, पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिलाजुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो कुछ जनजातियाँ इसमें खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा होता था। तो क्या होता था? अपने खुद के नियम जो बनाए हुए थे जनजातीय, उनके अनुसार ही उनके परिवार के बीच बंटवारा होता था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली और इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। तो सामान्यतः जनजातियाँ जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। तो कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। और कई मायनों में देखेंगे जनजातियों को तो अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को भी बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी थे। तो क्या है कि जाति आधारित जो था और जनजातीय समाज दोनों अब अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी थे। एक था दो समाज में विभाजित हुआ, तो एक था जाति आधारित समाज। दो समाज था, एक जाति आधारित और दूसरा जनजाति आधारित, जो कि ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानता था। जनजातीय था, दूसरा था जाति आधारित और दूसरा जनजातीय। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। तो क्या हुआ? टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अब हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय लोग कौन थे, उनके बारे में। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है।
कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो जनजातीय लोग क्या था कि लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या फिर मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक यानी मौखिक परंपराओं का जो है इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर जो है नियंत्रण था। तो अभी भी हम लोग देखेंगे तो जनजातीय जो लोग हैं अपना जगह बदलते रहते हैं, एक जगह नहीं टिक के रहते हैं। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो पंजाब में देखेंगे तो खोखर जनजाति जो थी 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, परंतु बाद में जो है गक्खर लोग पंजाब में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया, और उनका मुखिया था कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने बाद में मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व था। और मुल्तान और सिंध में कौन से जनजाति लोग रहते थे? तो लंगा और अरगुन लोग रहते थे। और उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, उसका नाम था बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे किलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी, और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गड्डी और गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। असम, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो असम, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में जो है 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति का नाम था राजा मान सिंह ने क्या किया? 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। तो क्या हुआ? जनजातीय लोग, चेर लोग जो थे पूरी तरह से अधीन नहीं हुए मुगलों के। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा किया, और औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर जो है कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, बंगाल में जो है मुंडा लोग भी रहते थे। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग सुने होंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियाँ के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, और कोली लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कुरांगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। अब हम लोग कुल के बारे में पढ़ेंगे। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। तो परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होती है। तो जनजातीय संगठन जो है प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भीलों की बड़ी जनजाति जो थी पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। 16वीं सदी का अंत आते आते क्या हुआ? उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग जो है बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे इसके बारे में। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। तो खानाबदोश चरवाहे जो थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था।
वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे। कुछ खानाबदोश जो थे अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। तो क्या था कि घुमंतु व्यापारियों की जो श्रृंखलाएं थी वह भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा था और यहाँ पर मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जाता था। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो मध्य एशिया के जो व्यापारी थे वस्तुएं जो है भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी जो थे उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो बंजारा लोगों में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश था। उनका कारोबार टांडा कहलाता था। तो उनका जो कारोबार था उनको क्या कहा जाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। और वहीं पे बादशाह जो जहांगीर था मुगल वंश का, अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। तो कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे बंजारे के बारे में। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी थे, उनका नाम था पीटर मुंडी। उन्होंने बाजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन जो है पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से पशुचारी होते हैं जो अपनी लेबर और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। तो खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने लेबर और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। तो इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अन्य काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया है। और खानाबदोश और भ्रमणशील जो समूह थे दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो इस वीडियो में इतना ही।
7 नंबर चैप्टर का अभी और बचा हुआ है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।